गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। तो हम लोग सेट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी के दौरान आज हम सेट के लगभग तीसरा या चौथा क्लास होगा। इससे पहले वाले यदि आप सभी सेट के वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। तो आज हम साइंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड में, उन सभी क्वेश्चनों को, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यही सब प्रश्न आते हैं। और इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आज के पहले प्रश्न की बात करें तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से आइसोबार, मतलब कि हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आइसोबार है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोबार है? पहला में दिया हुआ है कैल्शियम, जिसका परमाणु संख्या 20 और परमाणु भार जो नीचे लिखा होता है, मतलब कि किसी भी परमाणु में मान लेते हैं, मानिए कि कोई परमाणु ए है, जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है? जो नीचे लिखा जाता है मतलब कि 2 लिखा हुआ, ऊपर 4 लिखा हुआ है, मतलब कि जो नीचे लिखा जाता है वो परमाणु संख्या होता है और जो ऊपर लिखा जाता है वो क्या होता है? परमाणु भार होता है। इसका परमाणु संख्या कितना हो गया? इसका परमाणु संख्या तो 2 हो गया, लेकिन परमाणु भार कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे बात करें कि इनमें से कौन सा आइसोबार है, तो पहला में दिया क्या हुआ? देखिए कैल्शियम दिया हुआ है जिसका परमाणु संख्या हमको 20 दिया हुआ है और परमाणु भार कितना है? 40। सोडियम का परमाणु संख्या 11 दिया हुआ है और परमाणु भार कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। उसी तरह से बात करते हैं कि एसएम का परमाणु संख्या 62 दिया हुआ है और परमाणु भार 150 दिया हुआ है, और ईयू के परमाणु संख्या 63 दिया हुआ है और परमाणु भार कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। उसी तरह से टीसी का परमाणु संख्या 43 और परमाणु भार 98, और ये ईटीसी का 43 और 99, टीई का 52 और 129, और एसबी का 51 और 198। हमसे पूछ रहा आइसोबार, आइसोबार के पूछ रहा। आइसोबार का अर्थ क्या होता है? आइसोबार को बोलते हैं परमाणु भार जिसका समान परमाणु भार हो। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा जाता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। क्या लिखा जाता है? परमाणु द्रव्यमान। जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान समान हो, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो। तो आप देखिए इसमें से किसका परमाणु द्रव्यमान समान है, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान को जेड से ए से दर्शाया जाता है। आप देखिए कि निम्नलिखित में से किसका परमाणु द्रव्यमान समान है। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान क्या लिखा होता है, मतलब कि परमाणु भार बोलिए, परमाणु द्रव्यमान बोलिए, जो ऊपर लिखा होता है वही परमाणु द्रव्यमान या भार होता है। तो यहाँ पे 40 लिखा हुआ, यहाँ पे 23 लिखा हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसका बात करें तो यहाँ पे देखिए 150 लिखा हुआ है और इसका भी 150 लिखा है, मतलब कि यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान सेम है। अब बोलिएगा कि या तो परमाणु संख्या 52 दिया हुआ है और यहाँ पे 51 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रहे 52 लिखा रहे या 51 लिखा है, मतलब कि परमाणु संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब कि यहाँ पे हम क्या लिखे? परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए, हमको परमाणु संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? यहाँ पे देखिए परमाणु भार 58 है, यहाँ पे 98 और 99 दिया हुआ है, 98 और 99, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे गौर कीजिए तो यहाँ पे परमाणु संख्या 129 है और यहाँ पे 128, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या समान है, यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या समान है, 43 और 43 दिया हुआ, मतलब कि इसका परमाणु संख्या समान है। और जिसका परमाणु संख्या समान होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? आइसोबार। और इसको बोला जाता है परमाणु संख्या समान होता है उसको बोला जाता है, जिसका परमाणु संख्या समान हो उसको परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या वो अलग होता है, अलग क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में कुछ और बोला जाता है। तो एक होता है सम न्यूट्रॉनिक, जिसका न्यूट्रॉन समान हो, क्या हो? न्यूट्रॉन समान हो। और एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या मतलब कि जिसका समान इलेक्ट्रॉन हो और समान प्रोटॉन हो, समान इलेक्ट्रॉन हो और समान न्यूट्रॉन हो। और एक पूछा जाता है परमाणु द्रव्यमान से। यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान हमसे पूछा सम परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, तो ये वाला सही हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा आइसोबार, मतलब कि जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस पृथ्वी पर किसके कारण मौजूद रह पाते हैं, मतलब कि वायु के कारण,
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण या बादल के कारण। तो हमसे प्रश्न में क्या बोला है कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस, मतलब कि हमारे वायुमंडल में क्या है, अलग अलग तरह के गैस है, जैसे कि नाइट्रोजन वो हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, ये अलग अलग तरह के हमारे क्या है वायुमंडल में गैस है। तो हमसे बोल रहा है कि हमारे वायुमंडल में जो अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न तरह के गैस मौजूद हैं, तो वो किसके कारण उपस्थित रह जाते हैं। मतलब कि वो तो ऐसा भी हो सकता था कि हमारे वायुमंडल से बाहर निकल के वो क्या होता है, इस ब्रह्मांड में चला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के बाहर क्या पूरा ब्रह्मांड है। तो ऐसा हो सकता था कि वो हमारे वायुमंडल को छोड़कर वो पृथ्वी से बाहर क्यों नहीं जा पाता है। ऐसा कि क्या कारण है इसके पीछे, वायु, मतलब कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस पृथ्वी पर किसके कारण मौजूद रह पाते हैं, मतलब कि जो पृथ्वी पर रह पाता है उसके रहने के पीछे कौन सा कारण है, वायु है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय त्वरण है, या डी में लिखा हुआ बादल। था आई थिंक आप लोग ऑप्शन वीडियो को, यदि आपको जवाब पता है तो आप वीडियो को रोककर आप कमेंट में जवाब को बताइए एंड देन आगे देखिए। तो हम बताते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। आई थिंक आप लोग जवाब दे दिए होंगे, आई थिंक आप लोग जवाब दे दिए होंगे। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हमसे प्रश्न में बोल रहा है कि जो हमारे वायुमंडल में अलग अलग तरह के उपस्थित गैस होते हैं वो पृथ्वी पर किसके कारण उपस्थित रह पाते हैं, तो वो होता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण। किसके कारण होता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। जितने को लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का जवाब सही है। मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण जो है ना वो गैस को हमारे पृथ्वी से बाहर निकलने नहीं देता है। क्या करता है, गैस को पृथ्वी से बाहर नहीं निकलने देता है, जिसके कारण क्या होता है, सभी जितने भी गैस है वो हमारे वायुमंडल में होते हैं। जैसे कि त्वरण के बारे में आपको पता होगा कि कोई भी चीज हमारे पृथ्वी को छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब कि ग्रेविटेशन क्या होता है, हमारा पृथ्वी एक ग्रेविटेशन लगाता है, जैसे कि ये कलम को छोड़े तो वो क्या होगा, नीचे ही आता है। ऐसा क्यों होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। तो यही बोल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। और यही कारण है कि जो हमारा चंद्रमा है उस चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वीय त्वरण नहीं है। मतलब कि जो चंद्रमा का जो सतह है, पृथ्वी है, वो जमीन है, वो क्या करता है, किसी भी तरह का गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगाता है। और गुरुत्वीय त्वरण न लगाने के कारण क्या होता है, उस वहां पे वायुमंडल उपस्थित नहीं है। हमारे पृथ्वी के अंदर वायुमंडल उपस्थित होने के पीछे कौन सा कारण है, गुरुत्वीय त्वरण। और वहां पे चंद्रमा पे वायुमंडल न होने के पीछे भी कारण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी है और आप लोग बहुत लोग जान रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 73 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित है, पोरीफेरा और आर्थ्रोपोडा, इचिनोडर्मेटा या कोयले टेरेटा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। 73 के लिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ए बी सी या डी। हमसे क्या प्रश्न में पूछ रहा है कि जल संवहनी प्रणाली, तो ये जल संवहनी प्रणाली किसके अंदर होता है, ये जलीय जीव के अंदर होता है। किसके का अंदर होता है, जलीय जीव। जैसे कि अलग अलग तरह के जलीय जीव होते हैं, जैसे कि आपका स्टार फिश हो गया, या अलग अलग तरह के जो मछलियां होती है, मछली हो गया, जो जलीय जीव होता है, समुद्री जीव होता है, उसमें क्या पाया जाता है, जल संवहनीय प्रणाली होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, भोजन करता है, श्वसन करता है और पाचन करता है। ये सब क्या होता है, इस प्रक्रिया द्वारा करता है। तो यही होगा जल संवहनीय प्रणाली। जल संवहनीय प्रणाली में केंद्रित है, तो वो केंद्रित है इचिनोडर्मेटा। क्या है, इचिनोडर्मेटा जो है इसमें क्या है, केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को अपने मन में सोचे या ऑप्शन में बताया, उन सभी का जवाब क्या है, उन सभी का जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। आप लोग इस प्रश्न को पढ़े और इसका जवाब दे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस सूक्ष्म तत्व की कमी से पौधे के पुष्पन में समस्या आती है, क्लोरीन, जिंक, बोरोन या कैल्शियम। मतलब कि किस तत्व, मतलब कि किस तत्व की कमी से। आपको पता होगा कि तत्व क्या होता है, तत्व यौगिक के बारे में आई थिंक आप लोगों को जानकारी होगा। हमसे यही पूछ रहा है कि किस तत्व की कमी के कारण पौधों में पुष्पन, मतलब कि जो उसका पुष्पन होता है, पुष्पन का अर्थ होता है, पुष्प का अर्थ तो आपको लोगों को पता ही होगा कि पुष्प का अर्थ क्या होता है, पुष्प का अर्थ होता है फूल। तो पुष्पन की जो प्रक्रिया होता है उसमें प्रॉब्लम आता है, तो वो होता है हमारा बोरोन। यदि दिख रहा है ना कलर, कलर दिख रहा है,
तो बोरोन की कमी के कारण, मतलब कि यदि पौधों में बोरोन तत्व की कमी आ जाता है, जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी में यदि कैल्शियम तत्व की कमी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हड्डी कमजोर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण। यदि आपके बॉडी में विटामिन की कमी आता है, जैसे कि अलग अलग तरह के विटामिन की कमी के कारण, यदि आपकी विटामिन ए का कमी आता है तो आपको आंखें की रोशनी चला जाएगा। यदि आपको विटामिन सी का कमी आता है तो आपको क्या होगा, आपको घाव नहीं सूखेगा, आपको घाव को सूखने में प्रॉब्लम हो जाएगा और अलग अलग तरह की बीमारी होते हैं। इसके अलावा आपको विटामिन डी की कमी होता है तो आपको बॉडी में क्या होता है, आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा। आपके यदि विटामिन के की कमी होता है तो आपको ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। उसी तरह से इसके पौधों में यदि बोरोन तत्व की कमी होता है तो उसमें क्या होता है, पुष्पन में समस्या आता है। क्या होता है, पुष्पन में समस्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है कि मानव में कायिक गुणसूत्र, मतलब कि ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, मतलब कि कायिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। हमसे क्या पूछ रहा है कि मानव में कायिक गुणसूत्र की ऑटोसोम, कायिक गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, 44, 23 या 22। तो यहाँ पे दो तरीका से प्रश्न पूछा गया और यहाँ पर दो तरीका से लोग फंसेंगे। यदि आप लोग लाइव इस वीडियो को देखते रहते तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हम फंसते हुए दिखते, लेकिन आप लोग कमेंट, आप वीडियो को रोकिए और आप जवाब दीजिए और आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती किए हैं। हम आपको बताते हैं कि इसमें कहाँ गलती होता है। पहला हो गया कि मानव में कायिक गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम। तो लोग क्रोमोसोम देख के ऑप्शन नंबर सी या ए की ओर जाएंगे। कितना, 23 दूना 46, हाँ, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे 23 भी दिया हुआ और 46 भी दिया हुआ है, तो 23 होगा या 46 होगा। तो लोग पहला कहाँ फंसते हैं, पहला यहाँ फंसते हैं कि 23 भी दिया हुआ है 46 भी दिया हुआ है, तो कुछ लोग 46 मार के आ जाते हैं और कुछ लोग 23 मार के आ जाते हैं। बट हम आपको बता दें कि ये दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है, आपका दोनों का दोनों ऑप्शन गलत है। अब क्यों है वो समझाएंगे आगे, बट पहले ये समझ लीजिए कि 23 और 46 दोनों दिया हुआ है तो हम कौन सा मारेंगे। 23 और 46 दोनों ऑप्शन में दे देता है तो हम किसको मारेंगे। तो यदि आप क्वेश्चन को सही तरीका से पढ़े तो क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा, संख्या पूछा है। क्या पूछा है, संख्या पूछा है। तो संख्या पूछा तो 23 तो कभी नहीं होता। क्या होता है, 23 कभी नहीं होता। जब भी होता तो क्या होता है, 46 ही होता है। होता भी तो 46 होता। बात क्या है, 46 भी गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि गुणसूत्र लिखा हुआ है। तो गुणसूत्र का होता है क्रोमोसोम, और मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। मतलब कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बोले कि आप भी तो 23 बोले, बट हम 23 बोले हैं, जोड़ी बोले हैं। 23 जोड़ी मतलब कि पेयर में बात करें तो 23 दूना 46 संख्या पाया जाता है। कितना होता है, 46 संख्या पाया जाता है। बट हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कायिक गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्र क्या होता है, हमारा जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र में 22 जो गुणसूत्र होता है वो होता है कायिक गुणसूत्र। 22 जोड़ी कायिक, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो होता है कायिक गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र होता है, कायिक गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र होता है। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो कौन सा गुणसूत्र होता है, सेक्स गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है, सेक्सुअल गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है। ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि आप मेल होगा या फीमेल होगा। मतलब कि यदि मेल है तो उसमें क्या होगा, मेल में होगा XY। यदि वो मेल है तो उसमें क्या होगा, XY होगा। और यदि वहीं पे फीमेल होगी तो फीमेल में क्या होगा, फीमेल में यही XX होगा। फीमेल में क्या होगा, XX होगा, और मेल होगा तो उसमें XY होगा। तो जो सेक्सुअल क्रोमोसोम के जो छोड़कर जितने क्रोमोसोम बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, कायिक क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हमको संख्या बताना है। तो संख्या बताना है तो आपका 22 भी नहीं होगा, 22 जोड़ी नहीं हम मारेंगे, 44 मारेंगे। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब कि 75 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सबसे पहले गुणसूत्र को देखकर आप 23-46 की ओर न भागे और कायिक को सही तरीका से पढ़े। तो यहाँ पे लोग यहीं पे फंसते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम इधर साइड आ जाते हैं या उधर ही थे। आप आई थिंक कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। हाँ, हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या, हम सब क्या पूछ रहा है कि गोल्जी उपकरण की कमी जिगर की कोशिका में होता है, उच्च पादप में होता है, खमीर में होता है, या नीला हरा हरा शैवाल में होता है। गोल्गी उपकरण है, गोल्जी उपकरण है, ये गोल्जी उपकरण किस जीव के अंदर नहीं पाया जाता है, ये बेसिकली यही प्रश्न पूछ रहा है। तो गोल्जी उपकरण क्या होता है, ये बेसिकली बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और बायोलॉजी में आप जब सेल पढ़े होंगे, ये बायो का क्वेश्चन है, बायो में जब आपको सेल पढ़ाया होगा, बायो सेल के बारे में पढ़ाया होगा, तो सेल जो बनाया जाता है उस सेल के अंदर गोल्जी, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे गोल्जी बॉडी होता है। क्या होता है, गोल्जी बॉडी होता है जी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्गी उपकरण, क्या लिखा हुआ है, गोल्गी उपकरण पाया जाता है। ये क्या कहता है, गोल्गी उपकरण का काम है कि आपके बॉडी में प्रोटीन का एक प्रोटीन का पॉकेट बनाता है और आपके पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जहाँ पे एनर्जी का कमी होगा वो क्या करता है, वहाँ पे ट्रांसफर करता है। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, हाथ को चला रहे हैं और पैर से चल रहे हैं, तो यहाँ पे सभी बॉडी काम कर रहा है, तो सभी को एनर्जी चाहिए। बट इसके बीच में हमारा कोई तो बॉडी का पार्ट होगा जो शांत होगा। जैसे कि यदि हम यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं तो हमारा पैर दर्द करेगा, हाथ दर्द करेगा, मुंह दर्द करेगा, लेकिन इसके बीच में इसके बीच में कुछ तो ऐसे अंग होंगे जो काम नहीं कर रहा होगा, वहां से वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके जिसको जरूरत है उसको ज्यादा एनर्जी देता है। यही काम है गोल्जी उपकरण का। और ये गोल्जी उपकरण किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है मल्टी सेलुलर, मतलब कि दो तरह का कोशिका होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। कौन कौन कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक 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 एक होता है प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ये क्या होता है, यूकैरियोटिक। तो ये जो गोल्जी उपकरण है ये प्रोकैरियोटिक जीव में पाया जाता है। किसके अंतर्गत पाया जाता है, सॉरी, यूकैरियोटिक जीव में पाया जाता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। बट ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, नीला हरा शैवाल। ये नीला हरा शैवाल क्या है, नीला हरा शैवाल आपका प्रोकैरियोटिक है, मतलब कि नीला हरा शैवाल एक जीव बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। और ये क्या है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। गोल्जी उपकरण ये तो हो गया, 76 हो गया। 77 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आठ वाले तत्व को कहां पाएंगे, समूह 8, समूह 2, समूह 18 या समूह 10। हमसे क्या बोला है कि जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, मतलब कि जो हमारा अभी का जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को सजाया गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वो जो हमारा तत्व है 2 8, मतलब कि 18, समूह 18, सॉरी, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, 2 8 मतलब कि 2 8 वाले तत्व को कहां देखते हैं, तो 2 8 मतलब कि कितना हो गया, 2 8 मतलब कि 10 हो गया, जिसका परमाणु संख्या 10 हो। तो किसका परमाणु संख्या 10 होता है, परमाणु संख्या 10 किसका होता है, परमाणु संख्या 10, आप याद कीजिए किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, पोटेशियम, सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के बाद क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम। तो 10 नंबर पे क्या होता है, सोडियम, नियोन ही होता है ना। आप लोग बताइएगा। देखते हैं कि हम दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे।
बोले थे नियोन होगा। अरे आज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो नियोन है, कैमरा के पास आके दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो नियोन है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बस नहीं कर पा रहा है, इसे दिख नहीं पा रहा है। मतलब कि आप आवर्त सारणी को देखिएगा तो देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी में जब आप 18वें नंबर तत्व पे जाइएगा, क्या आ जाएगा? 18वें नंबर तत्व पे जाइएगा, तो 18वें नंबर तत्व पे आपको, आई थिंक आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं फोकस कर रहा है या नहीं, कैमरा कर पा रहा है, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे नियोन है, क्या है? यहाँ नियोन है, मतलब कि 18वें नंबर समूह पे होता है। क्या होता है? 18वें नंबर समूह पे होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, दिख पा रहा होगा तो दिख पा रहा होगा, नहीं दिख पा रहा होगा तो पता नहीं, या नहीं होना। यदि आप आवर्त सारणी आप लगाए होंगे तो वहां पे देख लीजिए 18वें नंबर पे समूह पे आपको मिल जाएगा। मतलब कि ग्रुप नंबर 18, आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे जो बाटा होता है, आप ग्रुप नंबर 18 जो लास्ट पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या होता है? ऊपर में होता है हीलियम, और हीलियम के बाद आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? नियोन मिलेगा। मतलब कि आपको 18वें नंबर समूह में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि घर में बिजली की खपत करने के लिए किस उपकरण का खरीदना चाहिए? मतलब कि घर में बिजली की खपत कम करने के लिए किस तरह का उपकरण खरीदना चाहिए जो कम बिजली खींचता हो, जो कम गर्मी पैदा करता हो, जो उच्च वोल्टेज पर संचालित होता है, जो अधिक मात्रा में विद्युत धारा खींचता हो। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि घर में बिजली की खपत को कैसे कम किया जा सकता है। तो बिजली की खपत को कम करने के लिए हम ऐसे उपकरण का उपयोग करेंगे जो कम बिजली का क्या करता है? यूज करता है। जो कम बिजली का यूज करता है वो कम ही बिजली का खपत करेगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। तो 79 में क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश डैश पर परावर्तित होता है। वक्रता, त्रिज्या, ऑप्टिकल सेंटर कोई भी विकल्प नहीं या केंद्र पर। हमसे क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस पर, मतलब कि जो हमारा उत्तल लेंस है उस उत्तल लेंस पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश, मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो कहाँ से परावर्तित होता है? तो सूर्य का प्रकाश कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। कहाँ है? इन्फिनिटी पर, मतलब कि अनंत पर। और अनंत से आने वाला प्रकाश, जो अनंत से आता है प्रकाश, वो कहाँ से अति विचलित होता है? आपको पता होगा कि जो अनंत से प्रकाश आता है वो केंद्र पर जाकर क्या होता है? केंद्र पर से परावर्तित होता है। कहां से परावर्तित होता है? केंद्र पर से परावर्तित होता है। मतलब कि अनंत से आ रहा है और ये परावर्तित कहां होगा? केंद्र से। जैसा कि मानिए कि हम ये बनाते हैं उत्तल लेंस, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, और ये यहाँ पे F1 F2 फोकस होगा, एक फोकस इधर होगा F1 और एक होगा F2, ऐसा ही कुछ ग्राफ ना बनता है। और यहाँ से जो प्रकाश आएगा ये क्या होगा? यहाँ से विचलित होगा। मतलब कि क्या होगा? केंद्र से क्या होता है? विचलित होता है। केंद्र से विचलित होता है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है? ग्राफ बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? माइक्रो 10⁻⁴ एम्पियर, 10⁻⁵, 10⁻�6 या 10⁻�7। आपको याद होगा कि उस दिन हम बताए थे माइक्रो, नैनो, इससे पहले वाले सेट में बताए थे कि सबसे पहले क्या होता है? देसी, सेंटी, मिली और माइक्रो। देसी का कितना बताए थे? देसी का बताए थे 10⁻⁻1, देसी, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6। तो आप देखिए कि 10⁻⁻6 कौन सा है? 10⁻⁻6 आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आप इसका जवाब दीजिए। इजी क्वेश्चन ये भी है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? मतलब कि व्यावसायिक रूप, मतलब कि व्यवसाय का मतलब क्या होता है? बिजनेस के रूप से कौन सा हमारा बिजनेस करने के रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ, मतलब कि कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरता, मतलब कि जो मिट्टी की उर्वरता का अर्थ क्या है? जो उसके उत्पादन करने की क्षमता है उसमें वृद्धि करता है। शाकनाशी, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, कृमिनाशक या उर्वरक या खाद। तो हमसे बोला है कि रासायनिक पदार्थ। यदि हमसे रासायनिक पदार्थ एक बार बोल दिया तो हम ऑप्शन नंबर 1 को तो गलत कर देंगे, शाकनाशी और खरपतवार, क्योंकि ये रासायनिक नहीं होता है।
कीटनाशक भी नहीं होगा और कृमिनाशक नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या किया जाता है, ये सब कीटाणु को मारने के लिए कहा जाता है। लेकिन हमसे मिट्टी की उर्वरता की बात कर रहे हैं, और उर्वरता के लिए उर्वरक और खाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 80 नंबर 2 में क्या बोला है कि इनमें से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का उदाहरण है, भोजन की बर्बादी, प्लास्टिक, लकड़ी या कागज। हमसे क्या बोला है कि गैर बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि गैर बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, दो तरह के कचरे होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, गैर बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का अर्थ क्या है कि वैसा पदार्थ जो क्या हो हमारे वायुमंडल में वो सड़ गल के नष्ट हो जाए। जैसे कि हमारा भोजन हो गया, भोजन को आप फेंक दीजिए बाहर, कितने दिन में, 10 दिन 15 दिन में वो खत्म हो जाएगा। आप सब्जी ही साग सब्जी ही लाते, वो क्या होता है, गल सड़ के नष्ट हो जाता है कितने दिन में, 2 से 4 दिन में। यदि आप सब्जी खरीद कर लाए मार्केट से, और अभी इतना ज़्यादा गर्मी है, इतने ज़्यादा गर्मी में यदि आप सब्जी को बाहर छोड़ देते हैं 3 दिन से 4 दिन में, तो वो क्या होता है, खराब हो जाएगा। और यदि आप भोजन को बनाकर रख देते तो वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो बहुत जल्दी हो जाता है। ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। आपका लकड़ी में भी क्या होता है, दीका धर देता है, और दीका धर के लगभग 10 साल 12 साल में क्या होता है, 10 साल 12 साल 15 साल में वो भी नष्ट हो जाता है। लकड़ी हो गया। हमारा कागज, यदि आप कागज को पानी में छोड़ देते तो क्या होता है, गल के नष्ट हो जाएगा। बट हमसे बोला कि गैर बायोडिग्रेडेबल वैसा पदार्थ जो हमारे वायुमंडल में नष्ट ना हो, उसको नष्ट होने में लगभग 100 200 500 1000 100 वर्ष लग जाए, तब वो जाकर कहीं थोड़ा सा नष्ट हो। और वो उसके अंतर्गत कौन सा आता है, उसके अंतर्गत हमारा प्लास्टिक आता है। क्या आता है, प्लास्टिक आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग तो ऐसे ही आंख बंद करके ये सब क्वेश्चन लगा देते होंगे। किस रंग का विचलन न्यूनतम है, मतलब कि कौन से रंग का विचलन न्यूनतम है, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग या बैगनी रंग। जिसको नहीं पता होगा उसको हिंट दे दिए, उसको हिंट ही दे दिए, क्योंकि जो हमारा कलर ही है वही वो रंग है। और हम किस रंग से भी डॉट कर रहे हैं, रेड कलर से। मतलब कि जो लाल रंग है उस लाल रंग का विचलन क्या होता है, लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। आपको पता होगा कि जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है और रंग की तुलना में क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आपको पढ़ाया होगा विबग्योर, वायलेट इंडिगो VIB, वायलेट इंडिगो ब्लू, ऑरेंज रेड, सॉरी ऑरेंज ग्रीन VIBGY, येलो, ऑरेंज रेड, सबसे लास्ट में क्या आता है, रेड आता है। मतलब कि रेड का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो बहुत अधिक होता है, और तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण क्या होता है, इसका विचलन कम होता है। और सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। हमसे पूछता है कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो हम बैगनी रंग कलर मारते। 80 नंबर 4, हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियम ऊतक के बारे में सही है। तंत्रिका आपूर्ति की कमी, रक्त आपूर्ति में कमी, मुक्त सतह की कमी, आंतरिक कोशिकाएं, मैट्रिक्स की कमी। हमको बताइए कि प्रश्न संख्या 84 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, A B C या D। हमसे बोल रहा है कि जो हमारा एपिथेलियम ऊतक है उस एपिथेलियम ऊतक के बारे में कौन सा संदर्भ सही है। एपिथेलियम ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक के बारे में कौन सा सही है। तंत्रिका आपूर्ति की कमी, रक्त की आपूर्ति। आपको पता होगा किसमें क्या होता है, रक्त की आपूर्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिट्टी का घर, मिट्टी का जो घर होता है, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी का उष्मा का डैश होता है, सुचालक, अर्धचालक, कुचालक या अतिचालक। मिट्टी उष्मा का क्या है, आपको पता है कि मिट्टी उष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बट डिफिनीशन नहीं समझे, बी तो सही हो गया। बट ऐसा क्यों होता है, मिट्टी का घर गर्मी में गर्म, ठंडा, और ठंडा के मौसम में गर्मी गर्म क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मिट्टी है ना वो क्या है, उष्मा का कुचालक है। और उष्मा का कुचालक से क्या अर्थ है, उष्मा का कुचालक से अर्थ ये है कि यदि ये उष्मा का कुचालक है तो ये उष्मा को एक अपने में से गमन करने नहीं देगा। जैसे कि मानिए कि ये जो हमारा पेन है ये क्या है, प्लास्टिक का है, और यदि ये प्लास्टिक
प्लास्टिक का है, तो ये प्लास्टिक क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। मतलब कि हम यदि इसको गर्म भी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा, मतलब कि जो गल रहा है वही गल गल के गिरेगा, मतलब कि आगे ऊष्मा नहीं जाएगा। बट आप किसी छोलनी को या आप चम्मच को गर्म कीजिए और आप उसके अथी को, डंटी को जिससे पकड़ा जाता है उसको पकड़ के रखिए, क्या होगा, कुछ देर तक गर्म होने के बाद आपको हाथ जलने लगेगा। मतलब कि वो क्या करता है, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने देता है। जैसे कि आप लोगों को क्लास 9th या 10th में एक बुक में प्रैक्टिकल दिया हो जहाँ पे मोम लगा के एक चक्कू को गर्म किया जाता है, वहाँ से मोम क्या होता है, गिरता है, या किसी छड़िया में ऐसा किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो ऊष्मा को कुचालक का क्या करता है, दर्शाता है। तो ये क्या होता है, मिट्टी का घर ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब कि वो ऊष्मा को घर के अंदर नहीं जाने देता, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी होने पर भी वो ऊष्मा को अंदर नहीं जाने देता है। और जब तक ऊष्मा जाता है तब तक क्या होता है, धूप ढल जाता है और फिर मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने के बाद ठंडा हो जाता है। उसी तरह गर्मी की बात करें, ठंड के मौसम में बात करें तो ठंड के मौसम में हमारा वायुमंडल, बाहर का मौसम ठंडा हो जाता है, बट वो घर के अंदर ठंडे को जाने नहीं देता। मतलब कि यदि हमारा रूम गर्म है तो वो गर्म ही रहने देता है, इसलिए ऐसा होता है। और यही थ्योरी सुराही में लगता है, बट सुराही में टीनी और आपको पता होगा कि मिट्टी में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो यदि उसमें घुस भी रहा तो वो उसी के अंदर अटक के रह जाता है। और यही होता है हमारे सुराही के अंदर भी। क्या होता है, सुराही मतलब कि घैला में पानी रखा जाता है, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि गर्मी में क्यों वो ठंडा रहता है। आई थिंक आप इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 तो वहीं गया, 86 यहाँ पे भी है, तो हम 86 यहाँ से ही ले लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 86 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु को हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। सोडियम एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सोडियम एंड कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, मतलब कि कौन सा मेटल है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या करता है, ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। तो आप एक सीरीज को याद रखिएगा, और वो क्या है कि आपको याद करवाया जाएगा, केदारनाथ का माली आलू जरा टीका पकाता है, जगह भी नहीं है, कौन है आगे और। आई थिंक आपको ये देखा लगा होगा, आपको क्लास 9 10th में ये सब पढ़ाया जाता है मेटल नॉन मेटल के अंदर। मतलब कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। इसके अंदर आपको इससे याद करवाया जाता है, जिससे बहुत इजी से याद हो जाता है। मतलब कि जो ऊपर का मेटल होता है, सबसे ऊपर, जैसे कि आपको पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम दिख रहा होगा, वो सब क्या होता है, सॉरी, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब है, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। मतलब ये खुली वायुमंडल में भी अभिक्रिया कर लेता है, इससे भी ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, बट हमसे उससे ऊपर उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है। जो पूछता है उसके बारे में बता देंगे आगे जब पूछा जाएगा। जो सबसे नीचे होता है, मतलब कि हाइड्रोजन के बाद जो ये सब हो गया, कॉपर, Hg, Ag, Au, मतलब कि कॉपर हो गया, Hg पारा हो गया, Ag चांदी और सोना, ये सब क्या होता है, जल्दी अभिक्रिया नहीं करता। आपको पता होगा कि सोना में कभी कालापन होता है, या चांदी में तो पड़ भी जाता है, बट सोना में करता है। मतलब कि ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। हमको सोना को अभिक्रिया करवाने के लिए अम्लराज का जरूरत पड़ता है। मतलब कि अम्लराज के बिना ये अभिक्रिया कर ही नहीं सकता है। मतलब कि HCl और हमको H2SO4 लाना पड़ेगा, तब ये जाके कहीं अभिक्रिया करेगा। ये कौन, Au। तो जो सबसे ऊपर वाला भी, जो ऊपर का जितना भी धातु होता है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या होता है, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल है। और ये सब क्या होता है, ये सब सूक्ष्म, मतलब कि ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है। उसी तरह से बात करें कि जो आपका एल्यूमिनियम, जिंक हो गया और फेरस हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब गर्म जल से अभिक्रिया करता है। किससे करता है, गर्म जल से अभिक्रिया करता है। या आप बात करें तो उष्मा से अभिक्रिया करता है। किससे करता है, उष्मा से अभिक्रिया करता है, गर्म उष्मा से। और ये फेरस, लेड, ये सब हो गया। और ये जो कॉपर, Hg, Ag, Au है, ये सब कभी अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा ऑक्साइड ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। तो ठंडे जल से अभिक्रिया कौन करेगा, सोडियम तो कर सकता है, बट कॉपर नहीं करेगा भाई, क्योंकि कॉपर नहीं करेगा। कॉपर, कैल्शियम कर लेगा, बट मैग्नीशियम, हाँ कैल्शियम मैग्नीशियम कर सकता है, बट सोडियम पोटेशियम हमको दिया हुआ था, सोडियम पोटेशियम दिया हुआ है, तो हम इसके पास क्यों जाए।
जब हमको सोडियम पोटेशियम दिया हुआ है तो हम कैल्शियम के पास क्यों जाए? ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। यदि आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं यूजफुल ही आएगा, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या इसका भी जवाब हम ही बताएं? उपलब्धता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 3 2 1। क्या इसको बताना पड़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को? इसका जवाब बताना पड़ेगा कि आप ऑप्शन नंबर बी को बता दीजिएगा कि 2 होता है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। आप लोगों को पता होगा ना कि संसाधन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, कुछ नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसके आगे और लगा लीजिएगा तो ये अनवीकरणीय हो जाएगा। तो नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जो वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद वो दोबारा हमको प्राप्त हो जाए, उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कि आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, विंड मिल हो गया, आपका जो समुद्र से जल मिलता है, ये सब क्या है? सॉरी, समुद्र से जो ज्वार भाटा, ये सब क्या है? नवीकरणीय। बट अनवीकरणीय, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब को एक बार जला देते तो क्या आपको दोबारा प्राप्त होता है? इसको बनने में लाखों हजारों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? अनवीकरणीय आ जाता है। तो उपयोग के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? दो आधार पर बात है, एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आई थिंक आप लोगों बहुत सारे लोग इसका जवाब कमेंट में बताए होंगे। एक क्षेत्र में जीवित जीवों की विविधता को क्या कहते हैं? जैव विविधता, वैविकरण, विकास या पारिस्थितिकी। अब बताइए किसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर? 88 का कौन सा सही हो जाएगा? हमसे बोला है कि एक क्षेत्र में जीवित जीवों की विविधता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। मतलब कि एक ही क्षेत्र में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। मतलब कि ये क्या कह रहा है? जीवों की विविधता बता रहा है कि एक ही जंगल में शेर भी है और हिरन भी है, और वो क्या कर रहा है? वो उसको खाकर जीवित है। हिरन, आपको पता है कि वो शाकाहारी हो तो वो किसी घास फूस को खाकर जीवित है, शेर हिरन को खाकर जीवित है। ये तो क्या दर्शा रहा है? जैव की विविधता को दर्शा रहा है। एट्टी 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाली विभिन्न द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं में से कौन सा सत्य है? उन दोनों की गति अलग अलग होगी, किसी भी क्षण उनकी गति समान हो सकती है, वे समान परिमाण की शक्तियों का अनुभव करते हैं, वे अपनी जरूरतों को बदल देते हैं। हमसे क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है कि चंद्रमा की सतह पर 2 अलग अलग तरह के क्या हो रहा है? 2 अलग अलग तरह के स्वतंत्र रूप से गिरने वाले द्रव्यमान की वस्तुओं में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बात उसके संदर्भ में सत्य है? तो उन दोनों की गति अलग अलग होगी। भाई गति अलग अलग कैसे हो जाएगा ये बताइए? क्योंकि चंद्रमा पर अभी क्या बताया कि चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ही नहीं है, और जब उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ही नहीं है तो उसको द्रव्यमान से मतलब क्या है? उसको द्रव्यमान से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही ना वो मास से उसको मतलब रखता था। तो यहाँ पे वेलोसिटी, आप वहां पे एक पंख को गिराइए या एक पत्थर को गिराइए, दोनों एक समान वेग से गिरेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, किसी भी क्षण उनकी गति समान हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुए, समान परिमाण की शक्ति, और ये भी गलत ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, वैध मक्खन में कम से कम कितना प्रतिशत वसा होना चाहिए? मतलब कि जो वैध मक्खन है उसमें कितना प्रतिशत हमारा वसा होना चाहिए? 70%, 80%, 95% या 90%? आपको बताना है कि जो हमारा वैध मक्खन मतलब कि जो डुप्लीकेट मक्खन है उसमें एटलीस्ट कम से कम, मतलब कि कम से कम कितना प्रतिशत उसके अंतर्गत कितना प्रतिशत वसा, मतलब कि फैट होना चाहिए, तो वो एटलीस्ट कम से कम 80% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज हम क्या किए? टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आपको बताना है कि आप लोग 20 में कितना स्कोर किए? 20 में 20 आया, 19 आया, 18 आया,
क्वेश्चन बहुत ही इजी था, मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, इजी बोल सकते, बट आप लोग फर्स्ट टाइम में जिसके लिए पढ़े होंगे उसके लिए मॉडरेट लेवल होगा। मॉडरेट का अर्थ होता है कि ना ही ज़्यादा टफ और ना ही ज़्यादा टफ और ना ही ज़्यादा इजी। तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था, किया जा सकता है, डुएबल क्वेश्चन था। तो आई थिंक आप इसके अंतर्गत आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं था कि 10 नंबर 5 नंबर आने वाला था। और यदि आपको ना कुछ भी बना हो तो आपको इसे कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा। सो आपको ये सेशन कैसा लगा? आप जब भी वीडियो को देखें, सुबह देखें शाम देखें, तो आप इसको बताइए कि आप अपने फीडबैक को देखिएगा कि आपको क्लास को देखे कैसा लगा, कैसा फील हुआ, और अपने फीडबैक को जरूर दीजिएगा। और इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।